तो हम लोगों ने ये तय किया कि जिस जगह भी किताब उत्सव होगा वहाँ के मूर्धन्य लेखकों को हम रोज एक सत्र में जरूर याद करेंगे। तो उस सिलसिले में आज अभी बाबा नागार्जुन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बातें होंगी, और संयोग ये रहा कि आज बाबा नागार्जुन की 24वीं पुण्यतिथि है। तो एक और आप लोगों के लिए सुखद सूचना है कि बाबा की पहली जीवनी, मुकम्मल पहली जीवनी तारानंद जी ने लिखी थी, युगों का यात्री, जिसे राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। तारानंद जी हमारे बीच हैं, और इस बीच राजकमल से बाबा की एक और जीवनी शोभाकांत जी की लिखी हुई ठक्कन से नागार्जुन प्रकाशित हुई है। शोभाकांत जी अस्वस्थ हैं, इस वजह से वो खुद यहाँ उपस्थित नहीं हुए, और आलोक जी, उषा किरण जी, तारानंद जी, और हमारे सामने भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जो विकास जी हैं, व्यास जी हैं। तो एक पूरी जमात है जिन लोगों का बाबा से अच्छा संपर्क रहा था, उनको आप लोगों ने देखा है, सुना है, उनके साथ संवाद है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सबसे पहले उषा जी से आग्रह करता हूँ कि वो बाबा के संस्मरण, बाबा के कृतित्व के बारे में कोई बात, आप जो कुछ चाहें, आज हम लोग बाबा को याद करें आपके बहाने से। उषा जी बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको धर्मेंद्र सुशांत जी कि बाबा पर बोलने के लिए आप मुझको बुलाया। हालांकि ये बहुत ही इमोशनल मामला है, उन पर बोलना मेरे कितना संभव होगा, और वो भी आज तो मैं नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा है कि शोभाकांत सचमुच आने योग्य नहीं थे और सख्त है वो। तो मैं भी बहुत सख्त कहाँ हूँ, लेकिन वो मुझसे ज्यादा तकलीफ में है, तो उनके लिए आना दिक्कत का विषय था। तो उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप रहें तो जरूर जाइएगा। और ये जो किताब है ठक्कन से नागार्जुन पर, मुझे लगता है कि युगों का यात्री जो इन्होंने लिख कर मुकम्मल किया, छप भी गई, चर्चित हुई, और उसके बाद भी किताबें लिखी हैं योगी जी ने, तब से ठक्कन से नागार्जुन लिखी जा रही थी। ये इनको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इस किताब को बिल्कुल रच रच के रुक रुक के और बाबा की सेवा करते हुए, बाबा के जाने के बाद का दुख सुख झेलते हुए शोभाकांत ने पूरा किया। तो आज बाबा से ज्यादा तो मुझे शोभाकांत को क्रेडिट देने का मन करता है कि उन्होंने उस तरह से, उस तरीके से, उस तकलीफ में भी इस किताब को पूरा करने का क्रेडिट लिया। क्योंकि उनका था, वो कहते थे कि हमसे पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन हो गया। तो ये एक बात है। और आपने जो कहा सचमुच बाबा यहाँ या कहीं भी, ये तो उनका स्थान नहीं है, लेकिन पूरे भारत में जहाँ भी कहीं जाते हैं तो वो उनका घर है। बाबा के बारे में किसी को अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इन दिनों दो चार बहुत अजीब अजीब बातें जो सुनने को मिलती हैं, उस विषय में मैं कई लोग जो बहुत ही लेखक और लेखिकाएं हैं उनके विषय में जिनसे मेरा संपर्क होता है, तो वो लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड आजकल हो गए हैं लेखक लेखिका। जैसे हम अपने ही बारे में, हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जबकि आप हमारी जितनी तस्वीरें देखिएगा पहले की,
तो सब नीचे बैठ करके बाबा के इर्द गिर्द हम लोग बैठे हैं और बात हो रही है। पहले ऐसे ही ज्यादा होता, अब अभी ऐसी विचित्र शारीरिक अक्षमता मेरे जैसी उम्र के लोगों को अगर हुई तो उतना ही नहीं, कम उम्र के लोग भी अब कुर्सी ही पर बैठ करके बात करते हैं, एसी ही रूम में बैठ के बात करते हैं, और बहुत ही सुविधा से लेखक और लेखिकाएं हैं अभी। और जब हम कुछ कहते हैं तो सब नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन उस नाराजगी को मोल के खतरे को मोल लेते हुए भी हम ये कहेंगे कि कई लोगों ने कहा नहीं बाबा से हमारा संपर्क बहुत नहीं इसलिए हुआ कि वो बहुत साफ और बहुत सुंदर और बहुत स्मार्ट नहीं दिखते थे। हर समय बाबा की कविता का उदाहरण जरूर दिया जाता है, उनके बिना कोई भी कुछ भी हमको नहीं लगता है कि जीवन, साहित्य, राजनीति, समाज किसी का भी काम चले, किसी भी अगर सब्जेक्ट पर बात करना चाहें तो बाबा की कोई न कोई दो पंक्ति आपको याद आ जाएगी, हिंदी में या मैथिली में, कई जगह संस्कृत और बंगाल में भी आपको याद आ जाएगी। लेकिन बाबा नहीं पसंद है, उनकी कविताएं बड़ी जरूरी हैं, वो नहीं बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें आगे आगे बढ़ के कुछ लोग कहते हैं, इसीलिए मैं आज की पीढ़ी का अगर कोई हो तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आगे आगे बढ़ के कई लोग कहेंगे कि बाबा लोगों के घर पर रहते थे, बाबा बहुत सिजम करते थे, बाबा उस घर की बहुत सास बन जाते थे, टाइप की बहुत सारी नेगेटिव टाइप से, हंसी मजाक में भी नहीं, क्योंकि अब उनके जाने के 24 साल के बाद कुछ बातों को लोग हंसी मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गंभीरता पूर्वक इस तरह की चर्चा लोग करते हैं। कुछ लोगों के घर में रह जाते थे, मन ऐसा कि जैसे कोई भिखारी हो जो किसी के यहाँ रह जाए। तो मैं उनको, आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि बाबा ही हैं जो अगर किसी की जेब में 2 पैसा नहीं होता था और उनके पास 20 रुपए होते थे, 15 रुपए निकाल के उसकी जेब में वो डाल देते थे, ये वही व्यक्ति थे। तो कभी अपने लिए रखते थे, ऐसा मैंने उनको नहीं देखा। और हम कभी कभी सोचते हैं, मुझे लगता है बहुत लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा कि उनके यहाँ जैसे मान लीजिए हम हमारे समय के लोग अगर हों तो उनको ज्यादा होना चाहिए कि जिस समय गांव में, मतलब यहाँ पटना में रानी घाट में रहा करते थे, फैमिली उनकी रहती थी। और ठीक है, बाबा कौन सी नौकरी करते थे कि उनके पास हर महीना वेतन आता था कि उसे दाल चावल और मछली खरीदते थे। जब आता था तो सब कुछ होता था, जब नहीं आता था तो दाल भात चोखा होता था या सिर्फ सब्जी भात होता था। और उसमें उनको कुछ भी न कोई शर्म थी, न कोई तकलीफ होती थी किसी को, क्योंकि हम उनके परिवार के पार्ट थे इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में 2-4 आदमी आ गए तो और खाना परोसा जा रहा है तो चावल, दाल, रोटी, चोखा, भुजिया, चटनी जो भी हो वो परोसा जाता था। यदि उसी समय कहीं से कोई रुपया उनके पास आया हुआ हो बाबा के पास तो तुरंत मछली आता था, और मछली आई और काकी ने पका के मछली भात दिया सबों को, ये नहीं कि अपने ही सिर्फ बच्चे को और बाबा को, सबों को। तो जो एकदम बिल्कुल कृपण नहीं थे, और जैसे ही वो दूसरों को के घर को अपना घर मानते थे, वैसे अपने घर को भी खुला छोड़ा। कोई आया उनके हाथ के रह गया। हम भी उनकी बेटी की तरह सारी दुनिया, ज्यादातर लोग जानते हैं उनकी बेटी भतीजी कुछ है, हालांकि कोई मेरा उनसे रक्त संबंध नहीं था। लेकिन इस तरह की कई बेटियों को उन्होंने पढ़ा लिखा, अपनी बेटी को वो पढ़ा लिखा करके नहीं कर पाए, विदुषी नहीं बना पाए, लेकिन कई बेटियों को उन्होंने बनाया मतलब किसी को आर्थिक तो नहीं दे सकते थे, नैतिक समर्थन दिया, लड़के उनके घर वालों से उनको पढ़वाया और अपने घर में रहने का स्थान दिया। तो ऐसे थे वो, जिनको अब कितना, हमारे पास है ये किताब, और हम लोग जब लिखते रह रहे थे तो ये सब बातें हम लोग करते थे। और उसको पढ़ने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि शोभाकांत ने, हो सकता है संकोच में उन्होंने वो सब नहीं लिखा हो सकता है कोई और लिखेगा, लेकिन सचमुच में सिर्फ बाबा के उस माने प्रिय, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए किसी
10 या 15% लोगों को वो नहीं पसंद होते होंगे कि वो पगले की तरह जा रहे हैं, लेकिन 80-85% लोगों को बाबा बहुत पसंद थे। बच्चे से लेके बूढ़े तक उनकी प्रतीक्षा करते थे और उनको चाहते थे कि वो उनके पास बैठे थोड़ी देर और वो उनसे बात करें। लेकिन जो पढ़ेगा और समझेगा, अगर वो शोभाकांत ने नहीं लिखा हो तो ये हमारा कि तारानंद जी का दायित्व तो है कि हम उनके उस चरित्र को भी लिखें कि बाबा लोगों की कितनी मदद किया करते। बहुत सारे ऐसे कवि लेखक उस वक्त थे जो कि जिनको कि बाबा टहलते हुए घूमते हुए, मैंने सुना अपने कान से, वो सिखाते थे कविता का मीटर, कविता का शब्द। हमसे कहते थे तुम शब्द पर ध्यान नहीं देती हो, नहीं तुम अक्षर का गिनती करती हो। हम सब हमसे नहीं होगा, तो नहीं होगा तो कविता क्या लिखोगी। मतलब इस तरह का वो ट्रेन भी करते थे, क्योंकि वो तो बड़े विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत को कायदे से पढ़ा था, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, प्राक पाली के वो परीक्षक थे। तो वो बाबा ने बहुत कुछ लोगों को सिखाया, न सिर्फ ज्ञान और बुद्धि दी बल्कि पैसा भी उनके पास, अंतिम पैसा तक लोगों को दे देते थे, इतने वो उदार थे। तो अगर ऐसा उदार व्यक्ति स्वयं किसी के यहाँ जाता था तो उसको तो सौभाग्य समझना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ, साक्षात शिव जी ही आके मेरे यहाँ रह रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो यही सब मैं बाबा के संबंध में आप लोगों को बता रही हूँ कि जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, और इस बात को जरूर याद रखना चाहिए कि वो जो बुजुर्ग थे जो लोगों के यहाँ सास की तरह जाके रहते थे और समझाते थे कि देखो इसमें जीरा का छौंक डालना और इसमें राई का बघार डालना, वो सिर्फ दूसरों को नहीं कहते थे, अपने घर में भी दूसरों से इस तरह की बातें बोले वो इसके लिए उसको वो इंसिस्ट करते थे कि आगे बढ़ो, बोलो, कुछ कहो। ऐसे बाबा को आज हम लोग याद करें, ये बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद। आदरणीय उषा दी, आदरणीय आलोक दा, कक्ष में बैठे हुए सारे विद्वत जन, हमारे लेखक सहकर्मी साथियों, बाबा को गुजरे हुए 24 साल हो गए। इस 24 साल में पूरी दुनिया बदल गई। दुनिया उसी समय बदलना शुरू हो चुकी थी जब बाबा थे, और बाबा के आखिरी दिनों की कविताएं अगर आप पढ़ें, उस पर मैंने एक मतलब कोशिश की है कि अच्छी खासी सामग्री मैंने युगों की यात्री के अंत में दिया है कि अंत में वो अपने रचनात्मक किस लय में थे। तो वो अगर आप देखें तो आपको एहसास होगा कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो चीजें हम फेस कर रहे हैं, उन चीजों का उनको बहुत सही सही आकलन था और उसके रास्ते उन्होंने बताए। वो रास्ता बता सकते थे और दिखा सकते थे। जो चिंताएं थी उनकी, अब जैसे मैथिली में जो उनकी आखिरी कविता है, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो तुलसीदास के बारे में, और जो उनकी पहली रचना प्रकाशित मिलती है जब वो 21-22 बरस के विद्यार्थी थे, कलकत्ता में पढ़ते थे, तब के जमाने में उन्होंने लिखी थी, वो तुलसीदास के बारे में। और ये दोनों चीजें छपी हुई हैं। तो वो तुलसीदास के वो दीवाने थे, और इस तुलसीदास जब वो विदा होने की उनकी बेला थी, आखिरी कविता है वो, उसमें जो उन्होंने तुलसीदास पर व्यंग किया है और हिंदी के बुद्धिजीवियों पर व्यंग किया कि आपके लिए शब्द क्या है, आपके लिए विचार क्या है। विचार नहीं है, विचारहीनता की औलाद है आप।
और तुलसीदास ने हमें विचारहीन बनाया है, और शब्द की वैतरणी उन्होंने हमको दी है। कविता हमारे लिए वैतरणी है। अब मुश्किल ये है कि ये बातें हमको समझना थोड़ी सी, अब आप यकीन करें कि हिंदी पट्टी को तुलसीदास ने क्या दिया, तो ये बहुत आराम से हम देख सकते हैं कि हिंदी पट्टी आज कहाँ है। तो वो दिया हुआ उनका है। तो यह जो परिवर्तन हुआ था बाबा में, कि इतना एकदम मैंने सीधे सीधे, बीच में भी आपको तुलसीदास पर लिखे हुए उनकी कई चीजें आपको बीच की मिलेंगी। तो आजकल जो बाबा याद आते हैं, हम लोग बाबा को जब भी याद करते रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमने याद किया है कि प्रतिबद्ध हूं, संबद्ध हूं, आबद्ध हूं, इस रूप में। अब बाबा के साथ ये बात रही है कि उनको तात्कालिकता का कवि माना गया। अगर आप जानते हैं, उनको पढ़ा है आपने, और जो आलोचकों की उनके बारे में राय रही है, तो एक समस्या हमेशा उन लोगों ने ये उठाई है, जबकि आज के दौर में उनको अगर आप याद करें तो बाबा का पूरा रचनात्मक परिप्रेक्ष्य वो बदल जाता है। दो चीजें बदलने के लिए बाध्य करती हैं। एक तो जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि आखिरी दिनों में जो कविताएं उन्होंने लिखी उसको बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। हिंदी की आखिरी कविता उन्होंने मायावती के बारे में लिखी थी, और थोड़ा सा पहले उन्होंने शबाना आजमी के बारे में लिखा था। अब वो कविताएं पढ़नी चाहिए। और मैथिली में तो मैंने आपको बताया कि वो उन्होंने तुलसीदास पर लिखा था। दूसरी चीज है कि आजादी के पहले जो उन्होंने कविताएं लिखी थी, आपको याद होगा कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं करता हूं उनको प्रणाम। और मैं एक दो पंक्ति इसकी मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि जो आज के लिए, मतलब आप यकीन करें कि आज जो आदमी की हालत है, और इस स्थिति को आप देखें कि कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर थे उनके पास, अभिमंत्रित भी थे, लेकिन कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुनीर हुए, उनको प्रणाम। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं करता हूं उनको प्रणाम। 1941 में रवि ठाकुर का निधन हुआ था, और उनके निधन पर उन्होंने कविता लिखी थी, रवि ठाकुर शीर्षक कविता। उस समय किसी का ध्यान उस कविता की ओर नहीं गया था। आज भी उनकी बहुत प्रमुख कविताओं में उस कविता की गिनती नहीं होती है, लेकिन आप उस कविता को आप देखें तो मतलब सीधे सीधे रवि ठाकुर की हाइट आप देखें, और वो 30 साल का वो कवि है जो ना ठीक से पढ़ा लिखा है, मतलब दुनिया की नजर में उन्होंने तो इतना ठीक से पढ़ा था कि वो तो आप घुसेंगे उनके जीवन में तब जाके आपको पता चलेगा। तो जो गरीब है, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है, वो रवि ठाकुर को कहता है कि मुझे भी मिली है प्रतिभा की प्रसादी। और उसमें एक पंक्ति आती है कि कवि मैं रूपक हूं दबी हुई दूब का रूपक। तो ये जो मतलब बार बार अपनी कविताओं में वो कहते हैं कि भाई राजा तो मर जाता है और वो शासक मर जाता है, लेकिन जनता कभी नहीं मरती है, जनता अमर होती है। तो वाकई जनता तो वाकई अमर होती है। तो ये जो अमरता है, जनता की अमरता, इसका जितना ब्यौरेवार विवरण उन्होंने अपने समूचे साहित्य में दर्ज किया, वो सब चीजें आज के संदर्भ में हमको अपने समय की व्याख्या देती है। इसलिए तात्कालिकता का उस समय भी जानने वाले लोग ये कहा करते थे।
अभी ये जो किताब आई है शोभाकांत जी की, अद्भुत काम शोभा भाई ने किया है। शोभा भाई नागार्जुन की पहली संतान थे और यूं थे कि मैंने इसका जिक्र किया है, आप देखेंगे उसका, कि जब श्री कृष्ण सिंह के जमाने में भारत आजाद हुआ और ये सारी चीजें हुई, श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने, उनका अभिनंदन ग्रंथ छप रहा था और दिनकर जी उस अभिनंदन ग्रंथ के प्रधान संपादक थे। और ये सब जो है, ये जो उस समय के मुख्य लेखक लोग थे, वो सब लोग कवि थे बिहार के, वो सब लोग क्या क्या कर रहे थे, तो सबका विवरण मैंने दिया। और फिर मैंने पूछा कि इसमें नागार्जुन कहीं नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? तो उनका बच्चा बीमार है और वो बच्चा शोभाकांत है और वो उधर रहते हैं, वो जो मतलब सर्वहारा का मोहल्ला जो महेंद्रू और उसके आसपास हमेशा जब तक रहे, तो उसी सर्वहाराओं के मोहल्ले में वो उनका पूरा जीवन कटा जब तक वो पटना के नागरिक रहे। तो बहुत रोता था, पाँव में पोलियो ग्रस्त बहुत बचपन में वो हो गए थे, बहुत तनाव में उनका रहना होता था। राहुल जी ने जब वो हिंदी प्रचारणी सभा वर्धा के लिए एक बार ये हुआ था कि मतलब एक समिति बनेगी और वो विदेशी उच्च स्तरीय साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया था राहुल जी को। तो उसमें नागार्जुन को भी बुलाया गया था कि इसमें कुछ काम करने के लिए। तो नागार्जुन शोभाकांत को लेकर गए थे। उस समय शोभाकांत की उम्र थी 6 बरस 7 बरस। देहरादून में तब राहुल जी ने एक वो कोठी खरीदी थी। तो पटना के दौर की बात मैं आपको कह रहा हूं कि उस समय जब श्री कृष्ण सिंह का अभिनंदन ग्रंथ निकल रहा था और दिनकर जी उसके प्रधान संपादकत्व की जिम्मेवारी निभा रहे थे, उस समय नागार्जुन बच्चे की सेवा कर रहे थे और वो बच्चा जब दर्द से बहुत रोता था तो नागार्जुन ने क्या किया था कि एक जोड़ी झाल खरीदी थी और वो कुर्ते के जेब में उस झाल को रखे रहते थे। और लोगों ने लिखा है, उस जमाने के लोगों ने लिखित साक्ष्य हम लोगों के सामने है कि उस बच्चे के वो कंधे पर बैठा लेते थे और वो झाल बजाते हुए श्री कृष्ण चालीसा उन्होंने लिखा था। श्री कृष्ण चालीसा की कुछ पंक्तियां जो लोगों को याद रह गई थी, उनकी रचनावली में वो किताब मिलती नहीं है, कहीं छपी हुई मुझे भी नहीं मिली, लेकिन कुछ लोगों ने अपने लेखों में कोट किया है, उसके आधार पर मैंने उसका जिक्र किया है। तो उन दिनों पटना में रहने वाले लोग जो उधर अशोक राजपथ के इलाके में आना जाना जिनका होता था, तो अक्सर ये दृश्य उनको दिख जाता था कि नागार्जुन कंधे पर शोभाकांत को बिठाए हुए, शोभाकांत रोए नहीं, तो इससे कहीं उनको अगर आना जाना हो तो मतलब वो झाल बजाते हुए श्री कृष्ण चालीसा पढ़ते सुनाया करते थे। वो व्यंग्य रचना थी, वो शासन के विरुद्ध थी। नागार्जुन वहां थे। शोभाकांत ने इतने नजदीक से बाबा को देखा है, उनकी लयबद्धता की बात मैं आपको बताता हूं कि नागार्जुन ने ताका है उनकी ओर, शोभाकांत समझ जाते हैं कि ये क्या कहने वाले हैं और शोभाकांत गुमसुम चुपचाप आके खड़ा हो गया है। तो नागार्जुन को पता चल जाता है कि शोभाकांत क्या सोच के ये चुपचाप जवान खड़ा है, इसकी क्या नियत है। तो इतनी समझदारी। वो बड़ा विवाद हुआ था इस बात को लेकर कि नागार्जुन ने अनगिनत कविताएं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तो विरोध में लिखी उन्होंने नेहरू के विरोध में कविताएं, उसके बाद इंदिरा गांधी के विरोध। और उस इंदिरा गांधी ने जब उनको पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया तो इंदिरा गांधी के हाथ से जाकर उन्होंने पुरस्कार स्वीकार किया, तो पूरे देश में बड़ी निंदा हुई उनकी। ऐसी होती रहती थी, ऐसी चीजें होती रहती थी। और उनका जवाब मैं आपको बताता हूं कि उनको लोगों ने पूछा कि बाबा आपने तो जो है उनके खिलाफ में, इंदिरा गांधी के खिलाफ में कितनी कविताएं लिख दी और वो उनके हाथ से आपने पुरस्कार ले लिया। तो
ये दिलमान में छपा हुआ मैं आपको इंटरव्यू सुना रहा हूं। तो उन्होंने पूछा, प्रश्नकर्ता से पूछा कि पुरस्कार क्या इंदिरा गांधी के बाप का था? ये जवाब था। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई देख कि मैं तो जो लिखता रहा हूं वही कल से लिखूंगा। अगर पुरस्कार पाने के बाद मेरी रचनाशीलता बदल जाए, रचना की दिशा बदल जाए, मैं उनकी तारीफ में लिखने लगूं, मैं उनका दरबार करने लगूं, तब फिर तुम मुझे बताना। और वरना तो रेल भी सरकार चला रही है, तो रेल पर न चढ़े, हम सरकार के खिलाफ में हैं तो रेल पर हम न चढ़े। तो ये उनकी सोच थी। और कई लोगों को तो उन्होंने ये पूछा, जब साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनको मिला, तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनको मैथिली के लिए मिला, तो कई लोगों को लगा कि नहीं, बाबा का कद छोटा करने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि वो हिंदी में भी तब तक बहुत बड़े आदमी थे, तो उनका कद छोटा किया। तो कुछ लोगों ने पूछा कि आपको तो बहिष्कार कर देना चाहिए इस पुरस्कार का, आपका कद छोटा किया गया है, मैथिली के कवि के रूप में आपको पुरस्कृत करने की बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि 5,000 की कीमत तुमको पता है? तुम मेरे गांव में जाओगे तो 5,000 रुपए में तुमको 4 बीघा जमीन मिलेगी। और वो बड़े आराम से वो किसी को भी, बने प्राश्निक को भी, अपने बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के लिए जो लोग जाते थे उनसे प्रश्नकर्ता इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे वो कह सकते थे कि भाई सो देखो अभी तो मेरी गरीबी की हालत चल रही है, मैं जरा 5 मन धान का इंतजाम कर लूं ताकि परिवार को मैं गांव में धान दे दूं, तो निश्चिंत होकर जो है लिखा पढ़ी में आके यहाँ से मैं लगूं। तो ये दौर उनका चलता रहता था। और शोभाकांत इस तमाम चीज के समय तो उनके साथ लगे रहे लगातार। शोभाकांत ने इस किताब को लिखना जो शुरू किया था, तो अब तो आज के दिन में मैं आपको बताऊं कि नागार्जुन पर अगर आप बाजार में छपी हुई किताबें, आलोचनात्मक मतलब व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित किताबें हिंदी में इतनी संख्या में छपी है कि इनसे ज्यादा किताबें केवल एक प्रेमचंद के बारे में आपको छपी हुई मिलेगी। मेरे संग्रह में कम से कम 200 किताबें हैं। मैंने जब उनके जीवनी लिखने की तैयारी शुरू की थी तो मुझे ये लगता था, देखिए ये स्वाभाविक ये बात होती है कि जो किताब आपको नहीं मिली होती है तो आपको लगता है कि सबसे जरूरी बात उसी किताब में लिखी होगी। तो ये बेचैनी मेरे साथ हुआ करती थी, और कहां मैं भटक कर मैंने वो तमाम किताबें मैंने जमा की। यह अलग बात है कि उसमें से बहुत कायदे की किताबें मुश्किल से 50 होंगी, तो मगर 200 किताबें छपी। और कोई साल ऐसा नहीं बीत रहा है, अभी भी कोई साल ऐसा नहीं बीतता जबकि नागार्जुन पर कोई ना कोई एक नई किताब नहीं आती। इसके बावजूद और यूनिवर्सिटी में तो मुझे लगता है कि शोध प्रज्ञों के भी प्रिय हैं नागार्जुन। अब पता नहीं ये क्या बात है, नागार्जुन में शायद बहुत आसान भी है, बहुत भारी भी है, तो आसान लगने वाले लोगों के लिए शायद वो बहुत आसान लगते हो, बहुत बने, और शोधकर्ताओं के लिए, शोध प्रज्ञों के लिए और शोधकर्ताओं के लिए, दोनों के लिए। और इस वजह से उन पर और भी ज्यादा किताबें आई हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन पर जो पहली किताब लिखी गई थी उस समय की घटना का जिक्र विजय बहादुर सिंह ने किया। उन्होंने पहली कायदे की किताब विजय बहादुर सिंह ने लिखी, नागार्जुन की रचनाशीलता, जैसा मैं याद कर पा रहा हूं। तो ये 80 के आसपास की बात है, 2-3 साल पहले। आप अंदाजा कीजिए 70 साल के थे वो। और वो विजय बहादुर सिंह ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि निर्मल वर्मा उनको बहुत मानते थे। निर्मल जी के पास वो जाते रहते थे अक्सर,
तो निर्मल जी के पास गए तो निर्मल जी ने उनसे पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि नागार्जुन पर किताब लिख रहा हूं। विजय बहादुर सिंह ने लिखा है कि इस बुरी तरह से निर्मल वर्मा उन पर खिसियाए कि उसके बाद उनका संबंध उनसे हमेशा के लिए खराब हो गया। कि नागार्जुन पर भी किताब लिखी जा सकती है, ऐसा भी मतलब इतने बेहूदे हो तुम, ऐसी तुम्हारी मतलब इतने नीचे हो तुम, इतने मैंने गलीज हो तुम कि नागार्जुन पर भी कोई किताब लिखी जा सकती है। जबकि वो आदमी 70 साल का है, 70 साल का है। शंभुनाथ ने लिखा है एक जगह अपने किसी एक लेख में, वो मुझे याद आता है कि जिस जमाने में अज्ञेय और नागार्जुन एक साल के जन्मे थे और जिस समय अज्ञेय पूरे माने स्थापित हो चुके थे और उनके यश का डंका बजता था, उस जमाने में नागार्जुन झोला उठाए इस शहर से उस शहर की यात्रा करते रहते थे और कॉलेज के प्राध्यापकों के पास जाकर कहते थे कि भाई मेरी काव्य पाठ का तो तुम मेरे काव्य पाठ का कार्यक्रम करवाओ, प्रिंसिपल को कहते थे, और 100 रुपए तुम मुझे देना। तो ये तो मतलब ये स्थिति थी। तो अब इसको तो सीधे स्वीकार करना चाहिए। और इस शहर से उस शहर जाते नागार्जुन के बीच जो चीजें हमारे लिए बचती हैं, जो आज की हमारी पीढ़ी के लिए, तब की पीढ़ी के लिए, आज की पीढ़ी के लिए या भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनको बहुत उपयोगी बनाती हैं। मुझे याद आता है कि वो युगों की यात्री की भूमिका मैंने 2-3 पेज की लिखी है, उसमें आखिरी जो लाइन है, आखिरी पैराग्राफ में मैंने लिखा है, तो उसमें एक वाक्य है कि नागार्जुन एक जरूरी आदमी थे। मनोज मोहन, आप सब जानते हैं उनको, मनोज मोहन जी ने उसकी समीक्षा लिखी और उन्होंने मुझे फोन किया और इसलिए एक लाइन से वो इतने विगलित, भाव विगलित थे, इस एक लाइन ने उनको हिलाकर रख दिया था। नागार्जुन बहुत जरूरी आदमी थे और उन्होंने समीक्षा का शीर्षक लगाया कि एक जरूरी आदमी की कथा, उस समीक्षा का शीर्षक। तो जरूरी आदमी इस अर्थ में मैं उनको कह रहा हूं कि उनके बारे में आप जितना ज्यादा जानेंगे उतनी आपकी मानवीयता खिलेगी, आपके भीतर से मनुष्यता का उदय होगा। तो इस तरह से चीजों को देखना चाहिए। नागार्जुन और शोभाकांत का जो संबंध था, तो इंदिरा गांधी से जब वो पुरस्कार ले रहे थे तो शोभाकांत ने पूछा पुरस्कार वगैरह पूरी चीज हो जाने के बाद कि वो मंच पर आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे। देखिए, बाप बेटे का संबंध मैं आपको बता रहा हूं। मंच पर इंदिरा गांधी के सामने आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो वो बाबा बोलते हैं कि मुस्कुरा रहा था कि सोच रही होगी कि अब इस बुढ़े से कहां कहां पाला पड़ेगा। एक बार और नागार्जुन के साथ बहुत सारी विचित्रताएं थी। अब जैसे आप देखेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर जब बहुत वृद्ध हो गए तो उन्होंने एक नई दिशा, ये बहुत प्रतिभाशालियों के साथ होती है, वो उन्होंने चित्रकला शुरू की थी बहुत वृद्ध हो जाने पर। नागार्जुन ने बंगला में रचना करनी शुरू, कविता लिखनी शुरू की। लेकिन नागार्जुन ने पूछा कि बंगला में कविता लिखने का क्या कारण रहा? का कारण क्या रहेगा? मुझे बंगला पसंद है इसलिए लिखा। जबकि ये सिंपल नहीं है। वो तो 20-22 साल की उम्र से वो बंगला उनको पसंद थी और वो संस्कृत कॉलेज में गया हूं और वहां का जो बंगला विभाग, उस संस्कृत कॉलेज में 1932-33 के जमाने में भी बंगला विभाग हुआ करता था। और उस बंगला विभाग में मतलब वो माने अध्यापकों के बीच, जबकि एस.एन. दासगुप्ता जो संस्कृत शास्त्रों के जानकार हैं वो जानते होंगे कि एस.एन. दासगुप्ता कितनी बड़ी हस्ती इस देश में हुए हैं, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी लिखी है।
वो 5-6 वॉल्यूम की किताब। तो एस.एन. दासगुप्ता प्रिंसिपल थे, जिनको बाघा प्रिंसिपल कहते थे। अब उस जमाने में जो इनकी जो प्रतिष्ठा थी अध्यापकों के बीच, वो किसी अध्यापक से कम नहीं थी, जब वो केवल बालक थे। तो इस तरह का उनका ये था। और उन्होंने ये इनकी शोभाकांत जी की पहली किताब मेरे बाबूजी के नाम से तभी आई थी जब बाबा थे। और मुझे लगता है कि कम से कम 50 किताबों का उपजीव्य वो अकेली वो किताब बनी होगी। उस किताब के आधार पर लोगों ने किताबें लिखी। तो शोभाकांत खुद लेखक नहीं है, उन लेखकों के लेखक हैं। और उनकी किताबों मैं आपको कहता हूं कि ये कोई अब जैसे जीवनी को आप लें तो जीवनी क्या है? जीवनी साहित्य की एक विधा है, एक साहित्यिक कृति है, एक रचना है, एक कलाकृति है। शोभाकांत कभी कलाकृति के फेर में नहीं पड़ते हैं। इनके सामने वो उस आदमी में जो इन्होंने जो कुछ देखा है अपने पिता में, उसको वो उस आदमी के को समझ जाने लायक भाषा में अनुदित करते हैं। तो एक हिसाब से आप कहें कि एक सार्वभौम अनुवादक की तरह जो पिता की भावनाओं को आम आदमी के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करते हैं। तो इस किताब का आना बहुत खुशी की बात है। और मुझे तो लगता है कि मैं जब लिख रहा था युगों का यात्री, तो बार बार शोभा भाई से कहता था कि शोभा भाई वो पांडुलिपि आप मुझे जरा मेरे सामने करते और मैं उसको स्कैन कर लेता। तो उन्होंने कहा नहीं, वो सारे अंश जो जहां तहां छपे हुए हैं और इसके सारे अंश जहां तहां छपे हुए हैं, अंतिम समय में उन्होंने जो भी उसमें एडिट किया हो तो वो तो पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन इसके सारे अंश पिछले 40 वर्ष में जगह जगह छपे हुए हैं। और आप देखेंगे कि युगों का यात्री में जहां जहां मैं लिखता हूं कि शोभाकांत कहते हैं, आपको वो पंक्तियां इसमें मिलेंगी, जबकि ये किताब आज छप रही है। तो इस तरह से मतलब कि कहें कि वो बाबा पर जो किताबें लिखी हैं लोगों ने, तो वो लेखकों का लेखक का नाम शोभाकांत है। और शोभाकांत की किताब का आना हम लोगों के लिए इतनी खुशी की बात है कि क्या बताऊं, बहुत आनंदित, बहुत गदगद। धन्यवाद। चाय पिलाना भाई। योगी जी और सभागार में बैठे व्यास जी, विकास जी, सुशील जी, निमित्ता झा जी और हमारे सभी मित्रगण, बहुत अच्छी बातें हुई। खास करके उषा जी की बातें बहुत सूदिंग थी और योगी जी ने बातें बहुत अच्छी कही। लेकिन अब ये है कि योगी जी तो जीवनी लिखे तो प्रकांड हो गए, और मैं तो बाबा का शिष्य रहा। और विकास जी यहाँ बैठे हैं, विकास जी, तो मैं उनके साथ 30 साल रहा बाबा के साथ, 20 साल एनर्जी के साथ रहा। हिम्मत नहीं होती थी कुछ लिखने की, हमको तो कविता लिखने की हिम्मत नहीं होती। आपको पता है कैसे कैसे एक किताब आई। तो मौला जो थे, जैसा उषा जी ने कहा, उषा जी का घर मेरा भी एक घर था, और जिनका नाम ले लिए अपने विकास जी नहीं चाहती थी। हाँ, जे उनका साथ हम सुते नहीं है कि बाबा बगल में जो सोते थे चौकी पर, तो खान साहब के छोटे भाई थे। हाँ, तो हम भी सो जाते थे, रात ज्यादा हो जाती थी
तो अड्डा ही था छजूबाग में। तो बाबा से कोई भय नहीं होता था, किसी को भय नहीं लगता था। और बाबा को कई लोगों ने कोशिश की कि एक खास सांचे में ढाले उनको, वह संभव था। जैसे न्याला थे उस तरह नागार्जुन थे, महाप्राण न्याला जिस तरह थे कि गिरजा कुमार माथुर जैसे गीतकार जो सप्तक में भी थे, बहुत अच्छे गीतकार थे। वो इतना भावुक थे कि कई बार वो इलाहाबाद अपना टूर बनाते थे कि उनको दूध प्रिय था न्याला को। 61 की एक तस्वीर है, 62 में तो उनका देहांत हो गया न्याला जी का। वो आखिरी तस्वीरों में से उनकी भी एक तस्वीर है कि वो न्याला जी को दूध जो है गिरजा कुमार माथुर वो पिला रहे। जो माला तैयार करती थी महादेवी वर्मा, उस माला को वहाँ अक्सर कवि सम्मेलन होता था इलाहाबाद में, क्योंकि आनंद भवन था इलाहाबाद में। और आनंद भवन में हिंदी भाषी लोग, उर्दू भाषी लोग, बंगला भाषी लोग, तमिल और तेलुगु भाषी लोग भी, मलयालम भाषी लोग भी थे। क्योंकि जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें वो एक तरह का प्रधान कार्यालय था। गांधी भी वहाँ बैठते थे और नेहरू बैठते थे, पटेल साहब बैठते थे, मौलाना आजाद बैठते थे, फिराक साहब बैठते थे, कभी कभी न्याला भी आते थे उस वक्त। एक बार एक बैठक हुई तो उसमें सूतों की माला लेके वो आई। अब किसको पहनाती ये तो मालूम नहीं था, लेकिन जवाहरलाल जी ने कहा कि न्याला बैठे हैं और गए। उन्होंने कहा कि पंडित जी आप थोड़ा खड़ा हो जाइए, आप झुक करके खड़ा होइए। तो सब समझते थे सारी बात, वो शिजोफ्रेनिक नहीं थे। आपको पता है अभी जब हम फेसबुक पर पंकज चतुर्वेदी को दिखा रहे थे, नॉट शिजोफ्रेनिक, ज़्यादा पागल कभी नहीं थे, कालांतर में जाते थे, कालांतर में जाते थे। इसलिए मैं यही कहना चाहता था कि न्याला को उन्होंने वो माला पहना दी सूतों में न्याला को। तो हिंदी के जो बड़े कवि जितने हुए, जिसमें नागार्जुन हो, शमशेर हो, त्रिलोचन हो, केदारनाथ अग्रवाल हो, इन सारे लोगों ने नागार्जुन से सीखा। मुक्तिबोध ने भी नागार्जुन के बारे में लिखा है। कई लोग ये समझते हैं कि मुक्तिबोध बहुत आधुनिक है और नागार्जुन जो है वो गंवाई है। ऐसी बात नहीं है। वे न तो नागार्जुन को समझते हैं न मुक्तिबोध को समझते हैं। कत्ता के 3 दरवाजे भी लिखा अशोक जी ने, ठीक है, उनकी अपनी मेहनत है अशोक जी की, उसमें हमारा विरोध नहीं है। हमारे अच्छे मित्र हैं अशोक वाजपेयी। लेकिन ये कि न्याला को अगर कोई नहीं, आधुनिक हिंदी कविता में न्याला ने जो काम किया और न्याला ने जितनी तरह की कविताएं लिखी उतनी तरह की नागार्जुन ने लिखी। और अगर आप प्रोग्रेसिव हैं या अपने को प्रो पीपुल मानते हैं तो जितनी कविताएं थी नागार्जुन की वो क्लास स्ट्रगल की कविताएं थी। कई कविताएं ऐसी थी जिसमें सौंदर्य का अपार मन चित्र। लोग जब कहते हैं कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, देखिए यहाँ कई लोगों को याद हो गया। तो अपार सौंदर्य है न्याला के नागार्जुन की कविताओं में। और जो कविता अभी योगी जी ने पढ़ी पूर्ण काम, वो कविता भी अद्भुत है। अकाल के बाद जो उनकी कविता है, बीबीसी ने एक बार एक सर्वेक्षण कराया हिंदी कविता पर, उसके 100 साल पर। तो उसमें मंगेश डबराल को 10 कविताएं दी। रूपा कराती है, यहाँ निरुत्ता झा बैठी हैं। रूपा झा जो है उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था।
उसमें अशोक जी को कहा गया कि एक कविता दीजिए और विनोद कुमार शुक्ल जी को भी कहा गया एक कविता दीजिए। मंगेश दबरार को कहा गया कि 10 कविताएं दीजिए, लेकिन मुझको कहा गया कि एक ही कविता चुनिए। बहुत डिफिकल्ट था एक कविता चुनना। तो मैंने ये बात कही कि एक कविता चुनना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा, मंगेश ने मुझसे कहा कि आपको पता है मंगेश जी का 2 साल पहले निधन हो गया। तो हमने सरोज स्मृति कविता चुनी। याला की जो कविता है सरोज स्मृति, जिस बेटी का ब्याह कराया उन्होंने खुद मंत्र पढ़ और कन्यादान किया, वो बेटी जो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकी और चली गई दुनिया से, उस पे रामविलास शर्मा लिखते हैं कि उसके बारे में कविता लिखना कितना कठिन होता है। जैसे शोभाकांत जी ने जो लिखा वो ज्यादा उनको कठिनाई आई होगी। एक जो प्रोफेशनल आदमी होता है, ज्यादा लिखने वाला आदमी होता है, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि एक तरह की कार्य क्षमता होती है उसमें अलग से। तो लेकिन हमने सरोज स्मृति दी और उसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया। सरोज स्मृति कविता जो भी पिता है और बेटी को जानता है, उसके सामने सरोज स्मृति कविता जो है वो इसी तरह है। निराला पर जो कविताएं लिखी गई वो ज्यादा नहीं लिखी गई। रामविलास शर्मा ने निराला पर जो ग्रंथ लिखा 3 खंडों में है। निराला की साहित्य साधना, वो तीनों ही अमूल्य है, जिसमें निराला की साहित्य साधना का पहला भाग मुझको पसंद है। मेरे साथ एक सौभाग्य कहिए, निराला के साथ तो मैंने देखा ही नहीं उनको। 48 का हमारा जन्म था, तो हम कितनी उम्र के होंगे जब 62 में मर गए। हम जानते भी नहीं थे हिंदी कविता में, हम आए भी नहीं थे। 70 के आसपास हिंदी कविता में आया, लेकिन बाबा को देखते थे, बाबा को देखते थे और बाबा नहीं कहते थे हम लोग, कुछ और ही बोलते थे। तो कहते थे हमको, इधर आओ, इधर वही पर छजू बाड़ी, इधर आओ, कान में गुदगुदी हो छे कि हम 2टा कविता लिखलिए मशहूर भए गेलिए, कहते थे। हाँ, तो हम झुक जाते थे सामने। उनके जो छोटे पुत्र थे, हमारे मित्र सुकांत जी, तो सुकांत जी से बहुत हमारा लगाव था। बाद में तो पत्रकारिता में रहे, संपादक भी हुए मुजफ्फरपुर एडिशन के। तो वो जो बोलते थे किसी को या विरोध करते थे, उसमें भी एक बहुत माधुर्य होता था और कभी कोई कठोर व्यंग नहीं करते थे बाबा। अगर उन्होंने ये जब कविता लिखी कि आओ रानी हम धोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की, ये कन्हैयालाल नहीं लिखा, क्योंकि जब विक्टोरिया आई और जवाहरलाल जी ने ये कहा कि पालकी पे उनको सेंट स्टीफेंस जो है ले जाया जाए, तो बहुत से लोग थे उसमें। तो निर्मल जी सेंट स्टीफेंस से पास आउट है और निर्मल वर्मा भी है, हम उनके बारे में कुछ अलग से नहीं कहा। दोनों के प्रति बड़ा लगाव है मेरे हृदय में। तो इस पर बाबा लिखते थे, लेकिन जिन पर भी उन्होंने लिखा वो रचना पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाती थी। ये किसी अखबार के चलते सिर्फ नहीं होती थी या किसी मीडिया के चलते नहीं, बल्कि कोई ऐसा शहर नहीं था। वो विदिशा के थे, हमारे मित्र हैं, मामूली मित्र नहीं, हमारे विजय बहादुर सिंह बहुत ही कठिन मित्र हैं। और अभी उनका एक जवान बच्चा मर गया, आप लोगों को पता होगा, जय बहादुर जी का।
धर्मेंद्र के मालूम होके विजय बहादुर सिंह भाषा परिषद में भी रहे कुछ दिनों तक। तो हिंदी की जो दुनिया थी उसमें बाबा को उतना ही मान मिला जितना किसी भी कवि को मिला। और बाबा को आखिरी दिनों में भी हमने देखा जिस तरह का जीवन था उनका, और उनकी निजी शत्रुता किसी से नहीं थी। जो कुछ लोग होते हैं ऐसे जैसे बहुत बड़े लोग माने जाते हैं, इसमें हम लोग प्रेमचंद को देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं और नियाला को देखते हैं, तो उसमें वो नागार्जुन भी थे। और हमारे यहाँ जो दूसरी पीढ़ी आती है इसमें कृष्णनाथ रेणु है, हमारे गुरु रहे, और जिसमें कि राजकुमार चौधरी आए। हमको इन्होंने बताया जब योगी जी ने कि हम उन्हीं के गांव में पैदा हुए। राजकमल जी तो 37 साल में मर गए। मैथिली में भी लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे, और वो अंग्रेजी में भी लिखते थे और बंगला भी जानते थे। तो हिंदी के जो ज़्यादातर कवि थे पहले वो कई भाषाओं के जानकार थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो एक ही भाषा पर निर्भर करते थे। उन कुछ लोगों में मैं भी हूँ। मैंने दूसरी भाषा उस तरह नहीं पढ़ी, कभी कभी पढ़ लिया, लेकिन ज़्यादा मैं इसी पर पढ़ा। मैं नापसंद बहुत कम लोगों को करता हूँ, पसंद ज़्यादा लोगों को करता हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं इनके पास कोई जरूर ऐसी चीज़ होगी जो मैं पसंद करूँ, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हूँ और प्यार भी बहुत ज़्यादा किया जाता हूँ। लेकिन ऐसे लोग भी मिलते हैं जो प्यार नहीं करते। तो बाबा के साथ भी वही था कि जो लोग बाबा का ऐसा रूप दिखाते हैं जिसमें कि जैसा कि कहा उषा जी ने, वो बहुत उस वाक्य से मैं रोने लगा रुमाल में लेके, कि वो घूमते चलते थे। नहीं वो घूमते नहीं चलते थे, मेरे घर में भी रहे महीने भर। तरसते थे लोग। हाँ, तरसते थे। हमारे घर में भी जब मन होता था आते थे बिना भाई। हमारे बड़े भाई डॉक्टर एस.के. सिंह जो 80 साल के हो गए, इस कार्डियोलॉजिस्ट, और वो यूके में है। बाबा को जब आते थे तो हमारे घर में आते थे, बच्चों से भरा हुआ घर था, जिसे संकेत किया उषा जी ने। अभी थोड़ी देर पहले हमने विकास जी से उस पर बात की और भी कई मित्रों से बात की कि वो जिस महिला ने भी उस तरह की बात की, वो मतलब धिक्कार है उनको। इसलिए धिक्कार है कि ये बिल्कुल झूठ है। रमेश थानवी की जो लड़की है, और जब मैं ये फेसबुक पर चला रहा था अपनी बातचीत, तो उन्होंने कहा कि नागार्जुन का ज्यादा नाम नहीं लीजिए। ये पंकज चतुर्वेदी ने कहा। हमने क्यों? बोले नागार्जुन आजकल बहुत। हमने कहा कि आप नहीं लीजिए, मैं लिखा रहा हूँ आपको, मेरा नाम लीजिए, छपेगा मेरे नाम से। लेकिन ऐसा कभी मेरे जीवन में क्षण नहीं आएगा जब मैं नागार्जुन पर नहीं बोल सकूँ। तो ये जो चीजें हैं कि वो एक ऐसे मनुष्य थे, इतने अच्छे मनुष्य थे कि वो सामान्य मनुष्य नहीं थे। और इतनी जगहों पर कविताएं उन्होंने पढ़ी। केरल जाके कविता पढ़ना, वहां जाके कविता पढ़ना, क्या करते हैं आपको, हैदराबाद में जाके कविता पढ़ना, और वो बौद्ध भी हो गए, जो कि आपको मालूम है। 2 लेखक हम लोग के बीच में हुए जो बौद्ध हुए। एक तो राहुल जी थे और दूसरे नागार्जुन थे। और कल एक जो स्वामी जी पर बहस हुई थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान नेता थे, अमेरिका से एक प्रोफेसर आए थे, वह उन पर व्याख्यान मिले, तो वहां भी ये बात चली थी, स्ट्रगल वाली बात हुई थी। और राहुल जी वहां भी आते थे और नागार्जुन वहां आते थे, और किसान सभा में शामिल हुए और उन्होंने
लाठियां जब चली तो लाठी चली तो नागार्जुन को भी लगी और राहुल जी को पहले लगी, क्योंकि राहुल जी बहुत लंबे थे, 6+ पे थे, उन्होंने नागार्जुन को लाठी नहीं लगने दी। अब ये बताएंगे जैसे। और वो खास तरह का जो उनकी पोशाक होती है बौद्ध लोगों की, वो पहने हुए थे, बहुत सुंदर थे। और न्याला जी ने एक बार जब पहली बार देखा राहुल जी को, मैं संस्मरण नहीं सुनाता हूँ, इसी में जो होगा मन अच्छा लगेगा, व्याख्यान का कोई मतलब नहीं है। वो ये है कि उन्होंने देखा, न्याला खुद ही थे, इतने बार मेरा शर्मा कि गजराज लाज से राह छोड़ दे एक बार। इतने सुंदर थे, इतने लंबे थे और अखाड़ा में लड़ते थे। रामविलास शर्मा खुद अखाड़ा में लड़ते थे और उस तरह रामविलास शर्मा को आप जानते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति हुए जो कई भाषाएं जानते थे। राहुल जी कई भाषाएं जानते थे। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम लंबे तो हो लेकिन हमसे भारी नहीं होगे। तो उस समय नई नई मशीन लगी थी वहां इलाहाबाद जो ये है स्टेशन। तो बोले चलो वहां और चलते हैं। तो जब वो राहुल जी खड़ा हुए तो उनका वजन आ गया। और फिर जब न्याला जी खड़े हुए बोले देखो राहुल, ये देखो, ये तुमसे मैं ज्यादा वजनी हूँ। ये उनका एक बाल जो प्रसन्नता होती है, बालक को जिस तरह प्रसन्नता होती है, तो ये ऐसे थे, नागार्जुन ऐसे थे। कभी कोई कठोर, जब यहाँ पर जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ तो हम लोग गए महेंद्रू में, 15 लड़के 20 लड़के गए, सूर्यास्त देख रहे थे। सौंदर्यवादी भी थे। मैं ऐसी कविताएं चुन के आपको दे सकता हूँ। हमने चुन के एमन कर्ण को दिया, आप लोग में से जानते होंगे, कई लोग, त्रिपुरारी जी जानते होंगे, डॉक्टर एमन कर्ण जो एशियन इंस्टीट्यूट के सोशल साइंस साइंटिस्ट, कर्ण जी मधुबनी के घर में कोई लड़के रहते था। वो ये जो जीवन वृतांत है उनका, नागार्जुन का, उसमें कोई पल ऐसा नहीं है। आखिरी दिनों में वो जो मैग्नीफाइंग मैंने ये होता है गिलास, उसको लेके मैंने उनको अंग्रेजी की पत्रिका पढ़ते हुए देखा है। और जो कि कह रही थी उषा जी, उस उम्र में भी वो सड़क पार करते थे, बल्कि महेंद्रू में तो वो सड़क पार करते हुए जब देखा तो डर भी लगा मन में, ये इस तरह सड़क पार करते हैं, पता नहीं सक्रिय है वहाँ सड़क। तो ये बातें थी। लंबी उम्र उन्होंने जी, शमशेर जी ने भी लंबी उम्र जी, और एक मुक्तिबोध को छोड़कर अग्रवाल जी ने भी बहुत लंबी उम्र जी। केदारनाथ अग्रवाल अद्भुत कवि थे, गीतकार तो बड़े थे। हवा हूँ बासंती हवा हूँ, उन्होंने सबसे अच्छी कविताओं में से उन्होंने एक कविता नागार्जुन पर थी, नागार्जुन के बांदा आने पर। ये कविता उन्होंने केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी, और इन्होंने भी केदारनाथ अग्रवाल पर, बाबा ने भी कविता लिखी। तो ये आजादी के समय का या नव स्वाधीन भारत का पराक्रम था, या कहना चाहिए कि उसकी ऊंचाइयां थी, हाइट्स था। और जिसमें नागार्जुन आते हैं और जिसमें आगे देश से क्या विरोध हो सकता है। वो जेल में गए, वो बम फूटा, जिस बम फूटने से दुर्गा भाभी के पति उसमें मर गए, और दुर्गा भाभी तो जीवित रही, अभी हाल तक जीवित रही, करीब 20 साल पहले तक। और ये जेल में रहे आगे 5 या 6 साल। जेल से बाहर आने पर तब उनकी शिखर एक जीवनी जो है प्रकाशित हुई। जयंत कुमार ने जब त्याग पत्र लिखा तो उसी तरह हल्ला हुआ, विरोध हुआ। तो नागार्जुन की बहुत सारी कविताएं ऐसी थी कि लोग कहते थे कि क्या लिखे सथिन कुछ पता नहीं चली। तो वो उसका जवाब बहुत अच्छा दिया उन्होंने, उषा जी ने, कि वो एक एक दोहा का मतलब मात्रा कितनी होनी चाहिए, कौन कौन सा छंद है, उस छंद को वो जानते थे। और मैं एक अंतिम चीज सुना के बैठा हूँ। जब ये बांग्लादेश को अलग किया गया, तोड़ा गया,
और लड़ाई चल रही थी मुजीबुर रहमान वाली, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा पार्लियामेंट में कि एक ही दल है भारत और उसकी जो नेता हैं वो इंदिरा गांधी है। पूरा देश जय जयकार कर रहा था। बाबा ने वो जब ऐसा होता था, पॉपुलिस्ट कोई इस तरह का गलत पॉपुलिज्म उसके उल्टी धारा में चलते थे, उन्होंने कहा नए राष्ट्र की नौ दुर्गा है, नए खून की प्यासी, और नौ मन जले कपूर रात दिन फिर भी हुई उदासी। तो ये बाबा ऐसी उन्होंने कविताएं लिखी। हमारा सौभाग्य है कि हम बिहार में पैदा हुए। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, मैथिली बाज सके हाँ बाज मैथिली के सारा कवि पढ़ छी, सब हमारे दोस्त, सकेतानंद हमारे दोस्त, एक साथ सितार बजाते थे हम लोग। तो मुश्किल क्या है कि यहाँ देखिए तिवारी बैठे हैं, प्यास जी बैठे हैं, हम लोग का संबंध भी कितना पुराना है, कितना कितना काम किया आदमी। हमारे भाई आते थे, उनके यहाँ जाते हैं, फिल्मों में फिल्मों को समझना। ये जब वहाँ गए पुणे में तो हमसे कहते थे कि आप यहाँ चले आइए और आप जो बोलिएगा उसका हम अंग्रेजी में बात करते जाएंगे। हमने कहा हम बोलेंगे तो फिल्म पर बहुत अच्छा, ये अंग्रेजी केना बाजबे, अंग्रेजी हम बाज नहीं सके छी। अच्छा, तो ये बाबा ऐसे थे और हम धन्य हैं इसके लिए, और बिहार धन्य है कि एक महाकवि हिंदी और मैथिली के, और कहना चाहिए कि महागद्यकार भी बाबा बटेश्वर नाथ और वो बलचम्मा और रतिनाथ की मतलब चाची और वरुण के बेटे, ये चारों किताबें हिंदी में, उसके भी पाठक बहुत ज्यादा है। कुछ शब्दों के साथ मैं आज उनकी 24वीं पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा पर बातचीत कभी खत्म नहीं होगी। आज कार्यक्रम थोड़ी देर से शुरू हुआ और इस वजह से हमारे पास समय की बहुत कमी है। जी, विकास जी ने कहा मुझे कि वो बस 2 मिनट का समय चाहिए उनको। मैं विकास जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो 2 मिनट पर। आज का यह दिन जो किताब उत्सव मनाया जा रहा है, और यह एक अद्भुत संयोग है कि बाबा की आज पुण्य स्मृति है और हम सब यहाँ एकत्रित हैं, और इसकी शुरुआत आज, इस आयोजन की शुरुआत आज के दिन है। पैनल में जो लोग हैं कायदे से उतने ही तक रहने चाहिए, सुनने वाले भी यही मन बना कराते हैं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने सुझाव जो कहा कि मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। 2 बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ। बाबा क्या थे? पुस्तक मेला में बाबा एक बार आए, बुजुर्ग लेखकों से लेके और हम सब जैसे कुछ युवा तुर्क भी वहां पर मौजूद थे। अचानक जब बाबा प्रवेश कर जब किए तो खबर फैल जाती थी बिल्कुल कि बाबा आ गए, बाबा आ गए। ये इस तरह का कोलाहल हो जाता था। हम सब लोग दौड़े कि बाबा किधर है। आते हुए बाबा ने सबसे पूछा, तुम लोगों ने हवा मिठाई कब से नहीं खाई है? यह पहला प्रश्न था उनका। मैं आज भी याद करता हूँ। तो सब लोग चुप रह गए कि अब इसका क्या जवाब है। और आप सब इसमें याद करेंगे कि पुस्तक मेले में पहले तो हम लोग बचपन में वो शीशे वाले डब्बे में वो लाल पीला हरा नीला वो हवा मिठाई जो है वो आती थी। तो उत्तर प्रदेश में शायद उसको गुजिया के बाल कहते हैं क्या। तो सब चुप हो गए क्योंकि बाबा ने कहा बताओ, पूछा है मैंने। और वहाँ पुस्तक मेले में मशीन पे वो हवा मिठाई का बड़ा बड़ा पैकेट, गुलाबी पैकेट तैयार हो रहा था। बाबू की शायद नजर गई थी। किसी ने कहा मैंने 30 साल से नहीं खाया है, किसी ने कहा 20 साल से नहीं खाया है, किसी ने कहा 15 साल से नहीं खाया है,
इस तरह लोग बताते गए, बोले चलो आज गए वहां हवा मिठाई वाले के स्टॉल पे, कहा भाई हवा मिठाई 2-3 पैकेट हमको चाहिए। वो हवा मिठाई वाला तैयार करके फटाफट दिया उनको। तो उसमें से कई लोग थे जो पैसे देने लगे। बाबा बोले नहीं, ये तो मेरी तरफ से इन्विटेशन था, आप लोग क्यों पैसे देंगे, पैसे तो मैं दूंगा इसका। जब सब खाने लगे उसमें से, तो बाबा ने कहा कैसा लग रहा है अब आप लोगों को बताइए। तो सबने कहा बचपन लौटा दिया आज आपने, क्योंकि हम 30 साल बाद खा रहे हैं, हम 20 साल बाद खा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं कि वो जब बहुत बीमार और कैंसर से वो पीड़ित हो गए थे, उसके अपने निधन के एक दिन पहले तक वो माँ शारदा से पूछने जाते थे आज क्या बन रहा है। तो माँ शारदा बताती थी क्या बन रहा है। लेकिन एक दिन जब वो नहीं गए पूछने रसोई घर में, तो माँ शारदा को लगा कि आज यह उनका अंतिम दिन है। रजनीश के बारे में हम सब सहमत हो सकते हैं कि हम लोगों के समय के बड़े दार्शनिक वो हो गए हम लोगों की स्मृति में और सामने। रजनीश ने कहा है एक जगह कि रामकृष्ण ने स्वाद के जरिए ईश्वर को पाया। मुझको लगता है जैसे कि आदरणीय उषा जी ने भी कहा है कि यह भी आरोप लगता है कि बाबा सास बन जाते थे घर में जाकर के, कैसे छौंक लगाओ वैसे छौंक लगाओ, ये नींद डालो फला करो। तो दरअसल मुझे लगता है उस संदर्भ में कि बाबा ने स्वाद के जरिए जीवन को पाया, पहली बात। दूसरी घटना और उसके बाद मैं खत्म कर लूंगा। आदरणीय स्वर्गीय रामचंद्र खान साहब जो दुनिया में हम लोगों के बीच नहीं है, बड़े ग्रेट पर्सनालिटी थे। एक बार उनके मुख से मैंने ये कथा सुनी है जो मैं आपके सामने बस रख देता हूँ। खान साहब ने कहा कि एक दिन लंच आवर में मैं घर आया, बंदर बगीचा में आवास था, आप सब जानते हैं। और सहयोग क्या था कि उसकी ठीक अपोजिट साइड वाली लेन में मैं उन दिनों माया का ब्यूरो चीफ था, तो माया का कार्यालय था ठीक रोड पार। तो लाइट कॉर्नर एक वो बिजली और बत्तियों की दुकान थी और उधर से होके हम लोग जाते थे। तो खैर खान साहब ने कहा कि हम लंच आवर में आए और जब हम लंच समाप्त करके जब हम निकल रहे थे गाड़ी में बैठ करके, तो मैंने देखा कि एक बड़े शुभ्र व्यक्तित्व तो पायजामे कुर्ते में, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वो गेट के पास बाहर खड़े हैं। तो खान साहब एक बात अक्सर कहते थे, मैं बुजुर्गों को विशेष रूप से आदर देता हूं, चाहे वो कोई हो, गरीब हो, अमीर हो, विद्वान हो, कुछ भी, लेकिन मैं बुजुर्गों के लिए को नोटिस करता हूँ। तो खान साहब ने कहा मैंने गाड़ी रोकी, मैं ड्राइवर कहा गाड़ी रोको। उतर गए गाड़ी से और पूछा कि आप किन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो मुझे पता चला है नागार्जुन आए हुए हैं आपके यहाँ। तो उन्होंने कहा जी आए तो हुए, लेकिन आज वो अमुक जी के यहाँ गए हैं, मालिनी आलोक जी के यहाँ गए हैं या सूरज स्निग्ध के यहाँ गए हैं। तो लेकिन खबर है कि शाम तक वो आ जाएंगे। अब बाबा का नेटवर्क ऐसा था कि खबर मिलती रहती थी उनके लोगों को कि भाई कब वो कहाँ पहुंचेंगे। तो कहा कि अच्छा, तो मुझे तो रुक गए वो। उन्होंने कहा ऐसा करिए ना, शाम को तो आ रहे हैं, अभी इस बीच में आपका 2-2.5 घंटे कोई कार्यक्रम है क्या, कहीं जाना है? तो शमशेर जी, हाँ, उन्होंने पूछा क्या आपको परिचय? उन्होंने कहा मेरा नाम शमशेर बहादुर सिंह है, मैं इलाहाबाद से आ रहा हूँ। तो खान साहब तो जानते ही थे शमशेर बहादुर सिंह को, लेकिन कभी रूबरू नहीं हुए थे, इसलिए थोड़ा अटक गए थे वो। तो उन्होंने कहा कि तो शाम तक बाबा आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा आज ही रात मुझे इलाहाबाद निकलना है। तो कहा कि दोपहर में भी 2-3 घंटे आपको अगर कोई काम ना हो तो मेरे साथ गाड़ी पर चलिए ना, मेरे चैम्बर में बैठिएगा, कुछ फाइल का काम है मैं निपटा करके और हम सब साथ लौट आएंगे, तब तक आप थोड़ा कुछ चाय पान करिएगा वहां पर। तो शमशेर जी तैयार हो गए, बोले चलिए, अभी तो मुझे कोई काम है नहीं, तो मैं चलता हूँ। शमशेर जी के कोई रिश्तेदार या कोई रहते थे, अच्छा, कुमारेंद्र पासनाथ सिंह जी क्या आए थे, ऐसा कुछ रिश्ता था। खैर शाम को जब बाबा को लेकर के उनको शमशेर जी के साथ को लेकर के जब खान साहब लौटे अपने आवास पर, तब तक बाबा आ चुके थे और उनको सूचना शायद उषा जी ने दी होगी या इनसे भी मिली होगी कि शमशेर बहादुर सिंह उनसे मिलने के लिए आए हुए और खान साहब के साथ हो गए हैं, ऐसा कुछ। तो खैर शमशेर जी से बहुत देर तक उनकी बातचीत हुई। फिर उनको छोड़ने के लिए बाबा गेट से बाहर निकले और खान साहब से भी मिलवाया कि बातचीत अपने तीनों पहले तो मिल चुके थे, लेकिन फिर भी एक औपचारिक मुलाकात करवाई। खैर उसके बाद जब गेट के बाहर निकल गए तो बाबा फिर पलट कर आए खान साहब के पास। खान साहब को दामाद की तरह वो मानते थे, तो फिर उनको राम बाबू कहते थे।
ये सब बात मैं आपको इन्वर्टेड कॉमा में खास साहब के ने जो मुझे मत सुनाया था मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा राम बाबू 100 रुपया होगा आपके पास? तो उषा जी ने कहा कि वह एक अद्भुत व्यक्तित्व, एक वो मतलब क्या कहें, जैसे कि योगी बोले कि जरूरी आदमी थे। और वो कैसे जरूरी आदमी थे, तो ये देखिए कि कहा राम बाबू 100 रुपया होगा आपके पास? तो खान साहब ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो देखिए ना, शमशेर जी को इलाहाबाद जाना है, उनके पास 150 रुपया है और 100 रुपए की उनको कमी पड़ रही है, 200 रुपए की कमी उनको पड़ रही है, उनको 350 या कुछ चाहिए। 150 है, 200 रुपये उनको और चाहिए, और मेरे पास 200 रुपया है। खास बात सुन रहे थे, मेरे पास 200 रुपया है। तो मैं ऐसा करता हूं कि उनको 200 रुपए की जरूरत है, 150 है उनके पास में, 200 की जरूरत है, तो और मेरे पास 200 है, तो मुझको दरभंगा जाना है, 100 रुपए में मैं दरभंगा चला जाऊंगा। अपना 100 रुपया मैं शमशेर जी को दे रहा हूं, 100 फिर भी कम पड़ रहा है, तो आप 100 दे दीजिए। खान साहब ने इस पूरे हिसाब को सुन के भी कहा कि इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, ये रखिए ना, सीधे 200 रुपए रख लीजिए, आप शमशेर जी को दे दीजिए, ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, 200 रुपए आप रख लीजिए। बाबा ने कहा तब मैं नहीं लूंगा, आपको अगर देना है तो सिर्फ 100 रुपया दीजिए और नहीं तो मत दीजिए। खान साहब ने कहा मैं विवश हो गया, मैंने कहा कि ठीक है, तब आप दीजिए 100 रुपये, मैं क्या कर सकता हूँ। 100 रुपया उन्होंने बाबा को दिया, बाबा बाहर गए, उन्होंने शमशेर जी को अपने 200 में से 100 दिया, खान साहब का 100 रुपया दिया हुआ मिलाया, कहा शमशेर जी अब 350 पहुंच जाएंगे। ये थे बाबा, एक निहायत जरूरी आदमी, जो आज भी हम लोगों के लिए एक जरूरी व्यक्तित्व है, और जिनके बताए हुए ये जो रास्ते हैं, इस पर हम लोग और हमारे आगे की आने वाली अनंत काल की पीढ़ियां चलती रहेंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्र पूरा हुआ और अभी 2 सत्र और हमारे हैं आज के जी। थोड़ी देर बाद हम लोग ये इसके आगे का सत्र रखेंगे। बाबा नाम केवल बाबा